आज हम पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शंस। तो 12th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो रिलेशन एंड फंक्शंस में हम क्या क्या पढ़ेंगे उन सब चीज़ों को अपन अभी देख लेते हैं कि रिलेशन एंड फंक्शंस में हम पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिलेशन होता क्या है, रिलेशन में हम क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे, रिलेशन होता क्या है और इसमें टाइप्स ऑफ रिलेशन कितने कितने टाइप के रिलेशन होते हैं उन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। उसके बाद कंपोजिशन, उसके बाद फंक्शंस में आएंगे। फंक्शंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डोमेन निकालने के जो रूल्स होते हैं, उसके बाद रेंज निकालने के रूल्स होते हैं। उन सब चीज़ों को हम पढ़ते हुए चलेंगे और डिफरेंट टाइप के जो फंक्शन होते हैं उनको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन करते हैं कि रिलेशन होता क्या है। रिलेशन क्या होता है, एक सेट होता है जो कहाँ से डिफाइन होता है, A to B डिफाइन होगा। A to B डिफाइन होगा जहाँ पर एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे वो अपन देखते हैं। यहाँ पर R क्या आ जाएगा, A to B, जहाँ पर ये वाला एलिमेंट्स कहाँ से आएगा, A से, और B वाला ये वाले एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे, ये कैपिटल B से। और A क्रॉस B, जैसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ते हैं A क्रॉस B, तो हम क्या मानते हैं कि एलिमेंट्स A किससे रिलेटेड कर रहे हैं, किस में है, A में, और स्मॉल b किस में है, B में। तो रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा हमारा, A से B के अंदर डिफाइन होता है रिलेशन। कोई भी रिलेशन होता है तो वो कहाँ से कहाँ डिफाइन होता है, A से B के अंदर डिफाइन होता है। सेट A टू सेट B में एक रिलेशन डिफाइन होगा। मान लीजिए एक ये सेट A है और एक सेट ये B है, तो जो रिलेशन होगा वो A से B के अंदर डिफाइंड होता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें और आती हैं और क्या क्या काम की चीज़ हम पढ़ेंगे यहाँ पर, उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले डोमेन। डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है जिनकी प्री इमेज हमारे पास अवेलेबल है। ऑल प्री इमेजेस ऑफ आर। प्री इमेजेस से क्या मतलब है, देखना क्या है, एक है मेरे पास A, एक है मेरे पास B। A से B में एक रिलेशन मेरे पास डिफाइन है। ठीक है, यहाँ पर एक एलिमेंट्स दे रखे हैं मुझे A B C, और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कुछ भी और एलिमेंट्स मान लेते हैं P Q R। तो इनकी जो प्री इमेजेस रहेंगी, प्री इमेजेस क्या रहेंगी, यही वाली तो एलिमेंट्स, मान लीजिए इससे ये डिफाइंड है, इससे ये डिफाइंड है, तो इनकी जो प्री इमेजेस आ रही हैं, प्री इमेजेस आ रही है, वही हमारा क्या होता है, डोमेन। अब जब हम फंक्शंस पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं, प्री इमेजेस को हम डिफाइन कर देते हैं कि एक्स की वैल्यूज के, एक्स की वैल्यू हम उस फंक्शन में क्या क्या रख सकते हैं, वही होता है हमारा डोमेन इन फंक्शंस। वो हम आगे पढ़ेंगे अभी, और कैसे कैसे निकालते हैं वो चीज़ें भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो कंपेयर फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर इन आर। जैसे एक ऑर्डर पेयर लिखा हुआ है मेरे पास इस तरीके से A और यहाँ पर B, तो इस ऑर्डर पेयर में जो पहला एलिमेंट्स होता है वो क्या कहलाता है, मेरा डोमेन कहलाता है। जो पहला एलिमेंट होगा मेरे पास वो क्या कहलाएगा, मेरा डोमेन कहलाएगा। तो ये वाला एलिमेंट क्या कहलाएगा, ये हम अभी पढ़ते हैं जस्ट कि ये क्या कहलाता है इसको हम बोलते हैं क्या बेटा, उसको बोलते हैं रेंज। सेकेंड एलिमेंट क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। जैसे मान लीजिए एक मुझे रिलेशन दे रखा है इस तरीके से और एलिमेंट्स आ रहे मेरे पास, एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं 1 2 3 4 एंड यहाँ पर 7 8 ले लेता हूँ। इस तरीके से एक रिलेशन मेरे पास डिफाइंड है। ठीक है, तो इसका डोमेन मैं आपसे पूछता हूँ, डोमेन क्या होगा। तो डोमेन होते हैं हमारे पास पहले वाले एलिमेंट्स, पहले जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ये वाला और ये वाला। आपसे पूछे इस रिलेशन का डोमेन क्या है, तो डोमेन क्या होगा मेरे पास, डोमेन हो जाएगा बेटा यहाँ पर बहुत ही इजीली अपन क्या बता सकते हैं, यहाँ पर डोमेन हो जाएगा इसका पहला एलिमेंट्स 1 3 और 7, ये हो जाएगा मेरे पास इसका डोमेन। और रेंज क्या होगी, रेंज हो जाएगी इसका सेकंड वाला एलिमेंट्स जो हमारी इमेज आ रही है। इमेज यानी कि सेकंड वाला जो इमेज आती है ना, A टू B में जो डिफाइन है, तो B वाले जो एलिमेंट्स आ रहे हैं जिन पे इमेज डिफाइन होती है वो कहलाते हैं मेरे पास रेंज, जो कि आ रही है मेरे पास 2 4 और 8। और ये रिलेशन मान लीजिए A टू B में डिफाइंड है, A टू B में डिफाइंड है। तो यहाँ पर एक और चीज़ आती है, उसको बोलते हैं कोडोमेन। कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन होगा ये वाला एलिमेंट्स, B में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब क्या कहलाते हैं हमारे पास, कोडोमेन कहलाते हैं। तो आप पूछोगे सर रेंज और कोडोमेन में क्या डिफरेंस रहा, क्योंकि रेंज भी तो हम कहाँ से ले रहे हैं, B से। तो इन सब में क्या है, इनकी इमेज हमारे पास अवेलेबल है। तो कोडोमेन और रेंज में क्या फ़र्क होता है, कोडोमेन तो क्या होता है पूरा सेट B, पर इनमें से जरूरी नहीं है सबकी ही इमेज अवेलेबल हो। तो जिनकी इमेज होती है वही क्या कहलाता है हमारे पास, रेंज कहलाता है। ये सब क्या है एलिमेंट्स, ये रेंज कहलाएंगे मेरे पास, इनको कहते हैं हमारे पास रेंज ऑफ दिस रिलेशन। ठीक है, तो डोमेन आप समझ गए, रेंज आप समझ गए। अब आगे पढ़ते हैं अपन नंबर ऑफ रिलेशन। मान लीजिए A में कितने एलिमेंट्स है, कुछ मान लेते हैं अपन एग्जाम्पल कि A में मेरे पास एलिमेंट्स है M, A में जो एलिमेंट्स है मेरे पास M है, और B में कितने एलिमेंट्स है, N है। तो नंबर ऑफ A क्रॉस B
आपने सेट में पढ़ा होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम करते हैं तो A क्रॉस B में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं m इंटू n। A में एलिमेंट्स के नंबर्स और B में एलिमेंट्स के नंबर, उन दोनों को आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B आ जाएंगे मेरे पास m इंटू n। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि A से B में कितने रिलेशन पॉसिबल है। क्या पूछा मैंने आपसे, A से B में कितने नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल है A से B में, तो वो होते हैं 2 की पावर m इंटू n। जो भी आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट करा आपने, दोनों के नंबर्स के एलिमेंट्स थे, उसके बाद आपको नंबर ऑफ रिलेशन निकालने, जो कि क्या होगा 2 की पावर m इंटू n। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए A में एलिमेंट्स है मेरे पास, कुछ भी ले लीजिए 1 2 3, और B में मेरे पास एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे मान लीजिए अपन 3 4 6 और 9, इस तरीके से कुछ भी कोई सा भी एक एग्जांपल ले लिया मैंने। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या आ जाएगा बेटा, फटाफट से बताओ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने आ रहे मेरे पास, 3 आ रहे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने आ रहे बेटा मेरे पास, ये आ रहे मेरे पास 4। तो मैं आपसे पूछता हूँ नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, जब मैं इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगा तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 4 यानी कि 12। तो अब आपको ये वाला फॉर्मूला कहाँ यूज आएगा, जब आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ रिलेशन कितने आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कितना हो जाएगा, 2 की पावर बेटा m इंटू एन, 2 की पावर m इंटू एन, m इंटू एन की वैल्यू कितनी आ रही है 12, तो नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएंगे मेरे पास 2 की पावर 12। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे से। यहाँ पर हमारे पास हमने क्या क्या पढ़ा, डोमेन पढ़ा और कोडोमेन पढ़ा, और एक रिलेशन में रेंज कैसे निकालते हैं वो सब चीज़ें हमने पढ़ी। उसके बाद नंबर ऑफ रिलेशन कितने आ रहे हैं वो चीज़ें हमने पढ़ ली। अब टाइप्स ऑफ रिलेशन पर आते हैं कि कितने टाइप के हमारे पास रिलेशन पॉसिबल है। उससे पहले अपन डोमेन की बात कर लेते हैं। डोमेन में अपन ने कुछ क्वेश्चंस अभी यहाँ पर एग्जांपल नहीं लिए, तो उनके बारे में अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, एक रिलेशन दे रखा है x, y ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। उसने a में एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6। y उसने डिफाइन कर रखा है अंडर रूट ऑफ x माइनस 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 माइनस x। मुझे क्या निकालना है, डोमेन निकालना है, यानी कि x की वैल्यू इस रिलेशन में मैं क्या क्या रख सकता हूँ। तो देखिए रूट के अंदर वाली वैल्यूज़ हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। आप सबको पता है क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव डिफाइन नहीं होता है। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों में रूट के अंदर जो वैल्यू आ रही है उसको पॉजिटिव कर देंगे, यानी कि x माइनस 5 जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो इसमें भी पॉजिटिव, इस वाले रूट ने क्या बिगाड़ा है उसको भी पॉजिटिव कर देंगे। उसमें पॉजिटिव करने के लिए अपन क्या करेंगे, 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू 0 क्यों लगाया, क्योंकि डिनोमिनेटर में वैल्यूज नहीं है। अगर डिनोमिनेटर में होती तो इक्वल 0 हटा देते, क्योंकि हमें पता है डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाता है तो वो वैल्यूज क्या हो जाती है, नॉट डिफाइंड। ये सब चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे उसमें डोमेन और रेंज निकालेंगे तब ये चीज़ें बहुत काम आएगी, ठीक है। इसलिए मैं आपको अभी से ये बताता हुआ चल रहा हूँ। यहाँ पर देखना एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 में क्या क्या आ सकता है, x की वैल्यू आ सकती है मेरे पास 5 और 6 आ सकती है। चलिए ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, 3 माइनस x की वैल्यू, ये क्या कह रहा है मेरे से, लेस देन इक्वल्स टू 3 आनी चाहिए। ये क्या कह रहा है मेरे पास, x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 3 आनी चाहिए। यानी कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, x बिलोंग्स टू हो सकता है 1 2 और 3। अब यहाँ पर देखना बेटा ध्यान से, डोमेन निकालना है, यानी कि x की वैल्यू मैं इन दोनों में क्या क्या रख सकता हूँ। तो ये मुझसे कह रहा है कि x की वैल्यू 5 और 6 रखो तब मैं डिफाइन होगा। ये कह रहा है मेरे से x की वैल्यू 1 2 3 रखो तब मैं डिफाइन होगा। इसका मतलब x की वैल्यू आप क्या रखोगे, दोनों में ही कुछ भी कॉमन पार्ट आ रहा है क्या, दोनों में ही कुछ कॉमन पार्ट आ रहा है क्या, आप देखेंगे दोनों में कोई भी कॉमन पार्ट्स नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू आप रख नहीं सकते। तो यहाँ पर डोमेन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई सा भी नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों, अगर मैं मान लीजिए 5 रखता हूँ, x की वैल्यू 5 रखता हूँ तो ये वाला फंक्शन नॉट डिफाइन आ जाएगा। अगर x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो ये वाला फंक्शन नॉट डिफाइन आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर x की वैल्यू कोई भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका डोमेन डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन दे रखा है मुझे, क्वेश्चन से अपन ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं चीज़ों को। क्या दे रखा है, सेट ए एंड बी हैव गॉट 2 and 3 एलिमेंट्स, ठीक है। ए में कितने एलिमेंट्स है, 2 है। बी में कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था नंबर ऑफ रिलेशन का, आप सबको पता है नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या होता है,
जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं बोलेंगे 2 की पावर m इंटू n। m क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a, और n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b। ठीक है, अगर मैं a से b में अगर डिफाइन कर रहा हूँ तो रिलेशन कितने आएंगे? देखना बेटा, a से b में नंबर ऑफ रिलेशन आ जाएंगे 2 की पावर m। m यानी कि a में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 है। a में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 है। b में एलिमेंट्स कितने हैं? 3 है। कितना हो जाएगा? 2 की पावर 6। क्या यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही? आगे चलते हैं। अब देखना, आप देखना ध्यान से। अब वो बोल रहा है कि B से A में भी एलिमेंट्स निकालो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालो। क्या इसके बराबर आ रहे हैं, या इससे बड़े आ रहे हैं, या इससे छोटे आ रहे हैं? क्योंकि ऑप्शन में यही दे रखा है, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम B टू A। क्या इक्वल आ रहे हैं, या फिर आगे क्या बोल रहे हैं? नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B इज मोर देन नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम B टू A। तो हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B निकाल लेंगे और B टू A निकाल लेंगे। दोनों में अपन ये देख लेंगे कि किसकी वैल्यू बड़ी आ रही है और किसकी वैल्यू छोटी आ रही है। ठीक है, तो अपन ने A टू B से रिलेशन में नंबर ऑफ रिलेशन में कितने आ रहे हैं एलिमेंट्स देख लिए। नंबर ऑफ रिलेशन कितने आ रहे हैं? 2 की पावर 6 आ रही है। आगे आते हैं, अब B टू A में नंबर ऑफ रिलेशन निकालते हैं। B टू A में नंबर ऑफ रिलेशन आ जाएंगे 2 की पावर m। अब m की वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? m की वैल्यू आएगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, जो कि कितने हैं? 3 है। 3 लिख दिया इनटू n। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A। कितना है वो? 2। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 2 की पावर 6। अरे आपको कुछ देख के ऑब्जर्व हो रहा है? ये भी मेरे पास कितना आ रहा था? 2 की पावर 6, और ये वैल्यू भी आ रही है मेरे पास 2 की पावर 6। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B एंड नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम B टू A क्या इक्वल आ गए? बिल्कुल आ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B इज इक्वल्स टू। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि m इंटू n की वैल्यू तो हमेशा का सेम ही रहेगी ना। इस पर भी 6 आएगी, उसमें भी 6 आएगी, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? दोनों इक्वल हो गए। चलें आगे चलें। बाइनरी रिलेशन इन सेट। आपको दो रिलेशन, एक रिलेशन दे रखा है फ्रॉम A टू B बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ 2 सेट्स। 2 सेट के बीच में जो भी रिलेशन होते हैं वो बाइनरी रिलेशन कहलाते हैं। बाइनरी मतलब दो के बीच में जो रिलेशन आ रखा है। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है हमारे जिससे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं वो हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस। टाइप्स ऑफ रिलेशंस कितने टाइप्स के होते हैं, उन सब चीज़ों को अपन अभी पढ़ते हुए चलेंगे। देखना कितने टाइप के रिलेशन होते हैं, एक एक करके मैं सबको लेता हूँ। आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी का मतलब आप समझते हैं? आइडेंटिटी मतलब मान लीजिए किसी एक A में एलिमेंट्स मान लीजिए मैंने 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया। रिलेशन में टाइप्स ऑफ रिलेशन जब भी हम पढ़ेंगे तो आप एग्जांपल से समझेंगे तो जल्दी आपको याद हो जाएंगी वो सब चीज़ें। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? जिसमें एलिमेंट्स इक्वल आ जाए, यानी कि 1 आ रहा है तो 1 ही आए, 2 आ रहा है तो 2 ही आए, 3 के साथ किसका रिलेशन बने? 3 का, 2 के साथ किसका रिलेशन बने? 2 का, 1 के साथ किसका रिलेशन बने? 1 का। आइडेंटिटी रिलेशन क्या हो जाएगा? A टू A में आइडेंटिटी रिलेशन अगर मुझे देखना है तो वो हो जाएगा बेटा, ऑर्डर्ड पेयर होता है, हमेशा ध्यान रखना पेयर में आती हैं। तो 1 का रिलेशन किससे हो? 1 से, 2 का रिलेशन हो 2 से, और 3 का रिलेशन किससे हो? 3 से। तो ये जो रिलेशन होगा ये आइडेंटिटी कहलाएगा। इसके अलावा इसमें कुछ भी एलिमेंट्स नहीं आने चाहिए, तो ये रिलेशन जो है वो क्या कहलाएगा मेरे पास? आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और कितने टाइप्स के होते हैं उन सब चीज़ों को भी अपन पढ़ेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे कई क्वेश्चंस आते हैं। रिफ्लेक्सिव से आते हैं, सिमेट्रिक से आते हैं, ट्रांजिटिव से आते हैं। अभी आपको ये सब चीज़ें थोड़ी सी अननोन लग रही होगी, पर अभी 10 मिनट में आप ये सब चीज़ें समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, आइए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्शन मतलब मेरा रिफ्लेक्शन कैसा आएगा? मेरे इक्वल आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? A सेट A, एक रिफ्लेक्शन रिलेशन क्या होता है? एक रिलेशन होता है A में जिसमें एलिमेंट्स किस तरीके से आएंगे? A, बिलोंग्स टू R। A, का मतलब क्या हो गया? अगर मेरे पास एक रिलेशन है उसमें एलिमेंट्स है मेरे पास मान लीजिए P, तो उसका रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। P का रिलेशन किससे होना चाहिए? P के साथ ही होना चाहिए। Q का रिलेशन किससे होना चाहिए? Q के साथ ही होना चाहिए। R का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए? R के साथ ही होना चाहिए। तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा मेरे पास? रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। अगर किसी एलिमेंट्स में A, B, C आ रहे हैं तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या आएगा? A, B, B, C, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब ये होता है एलिमेंट्स जो भी आ रहे हैं उसी का सेम आना चाहिए। A बिलोंग्स टू A आना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। जैसे मान लीजिए कोई एक मैं मान लेते हैं सब सेट ले लेता हूँ A, मान लीजिए मैंने ले लिया A और 1 ले लिया। तो A से A में एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए
मेरे पास एलिमेंट्स आने चाहिए ए का रिलेशन ए के साथ और 1 का रिलेशन 1 के साथ, ये मेरा कहलाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसके अलावा भी इसमें कितने ही एलिमेंट्स आ सकते हैं, इस पर ये आना ज़रूरी है। अगर ये आ गया और इसके अलावा और कोई भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, ए का रिलेशन 1 के साथ होगा, 1 का ए के साथ भी होगा, वो सब आने की कोई दिक्कत नहीं है, वो तब भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या कंडीशन होती है, ए का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए। ए क्या है, एलिमेंट्स इन ए। इस कैपिटल ए में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो हमें स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करता है। अभी इसको एक एलिमेंट ना मान, जिसमें जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उन सबको वो रिप्रेजेंट करता है। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं दे दिया 3 4 5 6, तो 3 का रिलेशन 3 के साथ, 4 का रिलेशन 4 के साथ, 5 का रिलेशन 5 के साथ, 6 का रिलेशन 6 के साथ होगा, तो वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। 3 का रिलेशन 6 के साथ होगा, वो भी हो सकता है, पर मेरे पास 3 की इमेज 3 के साथ और 6 की इमेज 6 के साथ होनी चाहिए, तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। आगे चलते हैं अपन, सिमेट्रिक रिलेशन बहुत ही आसान है। सिमेट्रिक मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है कि अगर मेरे पास एलिमेंट्स ऐसे हैं, ए और बी में एक रिलेशन दे रखा है, अगर मेरे पास एक रिलेशन है ए कोमा बी, तो बी कोमा ए भी उस सेट में आना चाहिए। क्या बोला मैंने, अगर ए कोमा बी है तो बी का रिलेशन भी ए के साथ होना चाहिए। बस इतनी सी कहानी है, यहाँ पर बहुत ही आसान है। ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, इस तरीके से होकर ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन है, एक रिलेशन में ए कोमा बी है तो बी कोमा ए भी आना चाहिए। ठीक है, दिस कॉल इज सिमेट्रिक रिलेशन, ये सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। ठीक है, अगर ए कोमा बी है तो बी कोमा ए भी होना चाहिए, तो वो एक क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। आगे चलते हैं, अब क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जब तक अपन क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक अपने फ़ायदा नहीं होता है। आर एक रिलेशन है ए में 1, 2, 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडेंटिटी रिलेशन। याद करिए, आइडेंटिटी रिलेशन में मैंने आपको क्या बताया था कि जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे उसी की इमेज बननी चाहिए, वही सेम एलिमेंट्स उसके साथ रिलेट होना चाहिए, उसके अलावा कोई और एलिमेंट्स आना नहीं चाहिए। चल ऑप्शन से देखते हैं, 1, 1, अरे वाह आइडेंटिटी हो सकता है, 2, 2, अरे वाह, पर मैंने देखा है यार ए में तो 3 भी है, तो 3 का रिलेशन 3 के साथ इसने नहीं दे रखा है, और 3 का रिलेशन 3 के साथ नहीं दे रखा है, तो ये एक आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। आगे चलते हैं, 1, 1, ठीक है, 2 का 2 के साथ रिलेशन है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, 3 का 3 के साथ भी है, इसका मतलब ये आइडेंटिटी हो सकता है, पर यहाँ पर क्या आ गया, एक और एलिमेंट्स आ गया 1, 2, तो ये एक आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। क्या ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा? बिल्कुल होगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या कंडीशंस रहती है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या कंडीशन रहती है कि ए और ए में एक इमेज आनी चाहिए, मतलब ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए। ए का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, ए के साथ होना चाहिए, तो वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। यहाँ पर आ रहा है, इसलिए ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है, पर आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट ये वाला आ गया, इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 1, 1, 2, 2, 3, 3, क्योंकि इसमें और कोई एलिमेंट्स नहीं आ रहा है। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन अलग क्यों है रिफ्लेक्सिव के, क्योंकि उसमें और कोई अगर एलिमेंट्स आ जाता है तो वो फिर रिफ्लेक्सिव कहलाता है, आइडेंटिटी नहीं कहलाता। चलिए आगे चलते हैं, आगे और क्वेश्चंस करते हैं। एस एक रिलेशन दे रखा है ए लेस देन बी स्क्वायर, मुझसे पूछा है कि क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है या रिफ्लेक्सिव है। इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं कि सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, या फिर सिर्फ सिमेट्रिक है, या फिर सिर्फ रिफ्लेक्सिव है। तो अपन देखते हैं कि ये क्या है। चलिए आगे चलते हैं। तो सिमेट्रिक चेक रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए ए का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए। कैसा आना चाहिए एलिमेंट्स, ए कोमा ए, तो अपन यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ पर अपन ने रखा तो ए लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर हो गया। अब हमें चेक करना है क्या ये रिलेशन हमेशा सेटिस्फाई करेगा ए की हर एक वैल्यू के लिए, और ए क्या है मेरे पास, ऑल रियल नंबर्स हैं। क्या सारे रियल नंबर्स के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है? तो अपन चेक करते हैं। अगर मैंने ए की वैल्यू ली 1, ए की वैल्यू मैंने क्या ले ली, 1 ले ली, चलो बहुत बढ़िया। 1 लेस देन इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है भाई? लेस देन वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा, पर इक्वल्स टू तो सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये तो हो गया पास, परंतु
रियल नंबर्स के लिए डिफाइन कर रखा है। ए की वैल्यू कुछ भी रियल नंबर हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है, और बाकी के भी एग्जाम्पल हमें सोचने पड़ेंगे। और अगर ऐसा एक भी एग्जाम्पल मिल गया जिसमें ए रिलेटेड टू ए नहीं है, तो ये रिलेशन जो होगा ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। चलो सोचते हैं और एग्जाम्पल सोचते हैं। मान लीजिए मैंने ए की वैल्यू क्या ले ली, मैंने ले ली ए की वैल्यू 1/3, 1 से छोटी ले ली मैंने। अब इस बार एक बार 1 से बड़ी ले लेंगे। यहाँ देखना 1/3 लेस देन इक्वल्स टू 1/3 का स्क्वायर, ये रिलेशन तो ये कह रहा है। अब अपन देखते हैं कि मैथमेटिकल फॉर्म में क्या ये सही बोल रहा है। अब आप मुझे बताओ 1/3 क्या 1/9 से छोटी वैल्यू आती है? क्या 1/3 1/9 से छोटी वैल्यू है? सोच के बताएंगे आप, क्या 1/3 1/9 से छोटी वैल्यू है? आप कहेंगे कि सर ये तो मैथमेटिकल फॉर्म में एक रॉन्ग स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो कौन से वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा? जहाँ जहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव लिखा हुआ है, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल। अब देखते हैं सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक अगर होगा तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अगर नहीं होगा तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलो सिमेट्रिक के लिए क्या है, ए रिलेटेड टू बी है। तो मैं कोई एग्जांपल मान लेता हूँ। मान लीजिए एक एग्जांपल ले लिया 1,2। अब ये रियल नंबर ही है। 1,2 अगर इसमें है तो 2,1 भी इसमें होना चाहिए। 2 का रिलेशन 1 के साथ होना चाहिए। तो अपन चेक करते हैं। यहाँ लिया 1 लेस देन 2 का स्क्वायर। क्या 1 जो है वो 4 से छोटी वैल्यू होती है? क्या आप बताएंगे 1 लेस देन इक्वल्स टू 4? क्या ये मैथमेटिकल फॉर्म में करेक्ट स्टेटमेंट है? करेक्ट स्टेटमेंट है। इसका मतलब 1 और 2 तो यहाँ पर है। क्या 2 1 है? देखते हैं यहाँ पर 2 लेस देन 1 का स्क्वायर। आप देखेंगे कि ये इनइक्वलिटीज़ गलत आ गई। इसका मतलब 1,2 तो इस रिलेशन में है, पर 2,1 इज़ नॉट इन दिस रिलेशन। तो a, b तो है और b, a नहीं। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं, सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। तो अपन इस तरीके से सोच के चलेंगे, एग्जांपल लेंगे तो अपने सारे आंसर क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं अपन यहाँ पर। a माइनस बी इक्वल्स टू 0 अपने से पूछा है क्या ये रिलेशन, बाकी चीज़ें भी दे रखी है यहाँ पर। एक क्या है, इर्रेशनल नंबर्स है और ये सब चीज़ें। a, b बिलोंग्स टू r, तो उस पर अपन अभी चर्चा करेंगे। a माइनस बी इक्वल्स टू 0 वो पूछ रहा है कि क्या ये रिलेशन जो है वो क्या है। वही वापस से ऑप्शन तो सेम दे दिए। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, मेंस वगैरह में भी काफ़ी पूछे जाते हैं। a माइनस बी इक्वल्स टू 0 है, तो चेक करते हैं a रिलेटेड टू a। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, फटाफट से बताओ, रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, a का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, a के साथ होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, a माइनस बी में a की जगह b की जगह क्या रख दिया, a रख दिया। LHS को लेके चल रहे हैं, क्या RHS आ रहा है, RHS आ रहा है क्या, a माइनस a में से ये गया तो इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0। और a क्या है, किसी भी रियल नंबर को उसी रियल नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 आता है। आप कोई सा भी एग्जांपल सोच लिए, 5 - 5 6 - 6, कोई नेगेटिव ले लो, इरेशनल वैल्यूज ले लो तो आप कुछ भी ले लोगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, यही आएगा, a माइनस a इक्वल्स टू 0 आता है। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो हो गया। तो कौन सा वाला ऑप्शन हटा दूं, ये वाला ऑप्शन हटा। तो जो ऑप्शन मेरे से ये कह रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव। तो अपना आंसर a या b में से कोई होगा। ठीक है, ये कह रहा है नाइदर सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव, तो ये भी हटा दिया मैंने, और नॉट रिफ्लेक्सिव वाला ये भी हटा दिया। अब मैं देखता हूँ क्या ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए अपन चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि a रिलेटेड टू b है, तो मेरे पास b रिलेटेड टू a होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, a माइनस बी इक्वल्स टू 0 दे रखा है। इसका मतलब क्या समझे आप, सिमेट्रिक के लिए a रिलेटेड टू b है, और हम ये चेक कर लेंगे कि क्या b रिलेटेड टू a है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा कि वो सिमेट्रिक है। अगर नहीं आया तो इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। तो मेरे पास क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि a माइनस बी इक्वल्स टू 0 है। मुझे क्या चेक करना है, क्या b रिलेटेड टू a है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लो। चलो क्या आ जाएगा, ये माइनस कॉमन लिया, b माइनस a इक्वल्स टू 0 अपन ले सकते हैं b माइनस कॉमन, क्योंकि a और b क्या है, रियल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इधर चला गया, ये माइनस में चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा b माइनस a इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या पता चला, अगर a माइनस बी इक्वल्स टू 0 है तो b माइनस a इक्वल्स टू 0 आ गया। इसका मतलब a रिलेटेड टू b है, तो क्या आ गया मेरे पास,
बी रिलेटेड टू ए आ गया। बी रिलेटेड टू ए के लिए क्या है, बी माइनस ए इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये बोथ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक दोनों है। चलिए आगे की बात करते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है कि अगर किसी रिलेशन में ए रिलेटेड टू बी है और बी का रिलेशन किसके साथ है, सी के साथ है, तो मेरे पास ए और सी में भी एक रिलेशन होना चाहिए, ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए। देखो कैसे करते हैं, 1 का रिलेशन 2 के साथ है, ठीक है, और एंड 2 का रिलेशन किसके साथ है, 3 के साथ है। तो अगर 1 का रिलेशन 3 के साथ हो गया, इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो गई, जो सेम आ रही थी। 1 का रिलेशन अगर 3 के साथ भी है तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा, मेरे पास ट्रांजिटिव कहलाएगा, ठीक है। अगर 1 का रिलेशन 2 के साथ है और 2 का रिलेशन 3 के साथ है और इस रिलेशन में 1,3 भी कहीं ना कहीं प्रेजेंट है, तो इसका मतलब वो रिलेशन क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। आगे चलते हैं अपन। अगर अब मैंने यहाँ पर देखा कि अगर 1,3 उसमें नहीं है, 1,3 उस रिलेशन में नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। इसका मतलब वो रिलेशन क्या नहीं होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। ट्रांजिटिव रिलेशन वो नहीं होगा अगर 1,3 नहीं है। अगर एक 1,2 है पर 2,3 नहीं है, तब क्या होगा, 2,3 नॉट बिलोंग्स टू उस रिलेशन में नहीं है और 1,2 तो है, तब क्या वो ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि कंडीशंस पूरी सेटिस्फाई नहीं हुई है। मतलब ए और बी से तो रिलेटेड है पर बी और सी उस रिलेशन में नहीं है। मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, बी और सी उस रिलेशन में नहीं है, तब भी वो जो रिलेशन होगा वो ट्रांजिटिव होगा, भले ही ये आए या नहीं आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब एक रिलेशन अगर मुझे इस तरीके से दे रखा है 1,3 और 2,6, इसका मतलब ए का रिलेशन बी से तो है पर बी का रिलेशन किसी और के साथ नहीं है, तो मैं ए और सी की बात तो करूंगा ही नहीं। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो ट्रांजिटिव होने के लिए 2 केस होते हैं। अगर 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का रिलेशन 3 के साथ है और मेरे पास उस रिलेशन में 1,3 आ रहा है, 1,3 आ रहा है, तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव कहलाएगा। पर कंडीशन अधूरी रह गई, 1 का रिलेशन तो 3 के साथ है पर 3 का रिलेशन आगे फर्दर आ नहीं रहा है, तो भी ये रिलेशन क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इस पर क्वेश्चंस भी आ रखे हैं, उनको भी अपन अभी डिस्कस करेंगे। चलो आगे चलें। चलो इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, अब ये जो भी अपन ने अभी पढ़ा उसको हम यहाँ पर कंक्लूड कर देते हैं। एक रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, जो सिमेट्रिक हो और जो ट्रांजिटिव हो, ऐसा रिलेशन जो सिमेट्रिक भी आ रहा है, रिफ्लेक्सिव भी आ रहा है और ट्रांजिटिव भी आ रहा है, वो रिलेशन क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। आपसे पूछ लेगा क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, कोई भी एग्जांपल देके, तो आप क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या वो रिफ्लेक्सिव है, बहुत बढ़िया बात, सिमेट्रिक है, बहुत बढ़िया बात, अच्छी बात है, फिर ट्रांजिटिव है, तो अगर वो तीनों है, तीनों होना चाहिए एक साथ, तो वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है। इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं, उनको भी अपन अभी डिस्कस करेंगे। तो तीनों होना चाहिए, जैसे आपको पता लग गया ये तीनों आ रहा है, तीनों में से अगर एक भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। चलो आगे चलते हैं। यूजफुल रिजल्ट, ये रिजल्ट बहुत काम के हैं, इनको अपन ध्यान से याद कर लेंगे। देखो क्या है रिजल्ट्स, अगर R एंड S आर टू इक्विवेलेंस रिलेशन, 2 रिलेशन दे रखे हैं, दोनों ही क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ऑन अ सेट, सेम सेट में है, तो यहाँ पर क्या होती है कंडीशन, R इंटरसेक्शन S, R इंटरसेक्शन S, R इंटरसेक्शन S मतलब R के भी एलिमेंट्स और S के भी एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या कहलाएगा, एक रिलेशन कहलाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि R और S क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो R इंटरसेक्शन S में जो रिलेशन आएगा वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। इसको याद रखना, इंटरसेक्शन में वो हमेशा एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है, पर यूनियन में ज़रूरी नहीं है कि वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनाए, बना भी सकता है, नहीं भी बना सकता, क्योंकि कोई ना कोई एक एलिमेंट्स ऐसा आ जाता है जो R में है पर S में नहीं है और S में है R में नहीं है, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन को बिगाड़ सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या। और इंटरसेक्शन में क्यों होता है, क्योंकि इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो कॉमन चीज़ें आ रही है, कॉमन चीज़ें आ रही है, तो वो रिफ्लेक्सिव भी होगी, ट्रांजिटिव भी होगी और सिमेट्रिक भी होगी, ठीक है। चलिए, अगर R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इसका इन्वर्स रिलेशन, इन्वर्स रिलेशन का मतलब क्या होता है, एक्स वाई से रिलेटेड है, एक रिलेशन आपको दे रखा है, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, y का रिलेशन x के साथ बना दो, बस सिंपल सी बात है। जैसे R
x कोमा वाई, एक रिलेशन है मेरे पास r, तो r इनवर्स क्या हो जाएगा, r इनवर्स का मतलब हो जाएगा y कोमा x, मतलब डोमेन बदल के रेंज में, रेंज बदल के डोमेन में, ठीक है, ये एक इनवर्स रिलेशन। तो क्या कह रहा है, अगर r एक इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इसका इनवर्स रिलेशन जो होगा वो भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। बात इतनी सी कहानी है कि अगर r एक इक्विवेलेंस रिलेशन है तो r इनवर्स भी क्या होगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे की कहानी क्या है। एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन तो मतलब जिसमें कोई एलिमेंट्स है ही नहीं, फाई से डिनोट करते हैं, आपने सेट थ्योरी में अच्छे से पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ा है तो इसका मतलब मान लीजिए एम्प्टी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसको अपन ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं है ना, तो इसको एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। चलो आगे चलते हैं। यूनिवर्स रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन मतलब जिसमें सारे ही एलिमेंट्स आ जाएंगे। जैसे ए टू ए में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, ए क्रॉस ए, भाई ए से ए में जितने भी रिलेशन बनेंगे वो क्या होंगे, इसके ही तो सबसेट होंगे। ए क्रॉस ए में जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं उसी के तो सबसेट होंगे। तो जितने भी ये रिलेशन बनते हैं उसको यूनिवर्सल रिलेशन के, मतलब जितने भी रिलेशन पॉसिबल हैं ए से ए में, वो क्या कहलाता है, हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। आगे चलते हैं, अब क्वेश्चंस पर आते हैं बेटा। ए बी सी बी डिफाइंड है यहाँ पर, और क्या दे रखा है, मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एडेड इन आर। आर मुझे एक दे रखा है यहाँ पर, आर कैसे दे रखा है, ए कोमा ए, बी कोमा सी और ए कोमा बी, ये दे रखा है मुझे, ठीक है। और ये रिलेशन को मुझे क्या बनाना है, रिफ्लेक्सिव भी बनाना है और ट्रांजिटिव भी बनाना है, ध्यान रखना, रिफ्लेक्सिव भी बनाना है और ट्रांजिटिव भी बनाना है। और उसने पूछा है इसमें क्या क्या कितने एलिमेंट्स और आएंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो एक एक करके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगर इसको रिफ्लेक्सिव बनाना है तो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए ए कोमा ए तो है, अब क्या क्या और चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए, मैंने क्या बोला कि ए का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए, वो तो है, बी का रिलेशन बी के साथ भी तो होना चाहिए, और सी का रिलेशन भी तो सी के साथ होना चाहिए, क्योंकि एलिमेंट्स क्या है, ए कोमा बी कोमा सी। तो मैंने क्या किया, दो एलिमेंट्स तो लिख लिए, बी कोमा बी और सी कोमा सी। अब ये जो रिलेशन है ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब क्या बनाना है मुझे, इसको सिमेट्रिक बनाना है। सिमेट्रिक के लिए क्या देखना है यहाँ पर ध्यान से, ए का रिलेशन ए के साथ है और ए का रिलेशन बी के साथ है तो ए का रिलेशन बी के साथ तो हो गया। आगे देखेंगे अपन, देखो ध्यान से, ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है, तो ए का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, सी के साथ भी होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान देना, अगर मुझे इसको ट्रांजिटिव बना, देखो रिफ्लेक्सिव की बात खत्म हो गई, अब अपन आते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव के लिए क्या है, ए रिलेटेड टू बी दे रखा है, और क्या दे रखा है, बी रिलेटेड टू सी भी दे रखा है। मैंने आपको क्या बताया था, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि ए का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, सी के साथ होना चाहिए, तब वो रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है, तो मुझे एक और एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर, ए कोमा सी, तब जाके ये रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने ऐड करने पड़े, 1 2 और 3। 2 तो किसके लिए, रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए, 1 किसके लिए, ट्रांजिटिव बनाने के लिए। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने ऐड कर दिए मैंने, 3। तो कितने आ जाएगा आंसर, ऑप्शन बी। तो इस तरीके से अपन और क्वेश्चंस कर सकते हैं, इसको रिफ्लेक्सिव बनाना है कितने एलिमेंट्स ऐड करूँ, ट्रांजिटिव बनाना है, सिमेट्रिक बनाना हो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन भी बनाना है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन डायरेक्ट बोल देगा, इसका मतलब क्या बनाना है, रिफ्लेक्सिव बनाना है, सिमेट्रिक बनाना है, ट्रांजिटिव बनाना है। तो आप इस तरीके से चेक कर लेंगे कि कितने एलिमेंट्स मैंने जोड़े, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। उसने दे रखा है एक रिलेशन R और इसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी से, R इक्वल्स टू ए कोमा बी। उसने एक ही एलिमेंट्स दिया हुआ है इसमें, ए कोमा बी। ए का रिलेशन किसके साथ है, बी के साथ में है, और वो पूछ रहा है कि ये रिलेशन कैसा है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये ट्रांजिटिव है। तो मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या है, ए का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए। ए का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, ए के साथ होना चाहिए। तो यहाँ तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि ए का रिलेशन, यहाँ पर तो उसने सिर्फ एक एलिमेंट्स दे रखा है, ए कोमा बी, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ए का रिलेशन ए के साथ नहीं है, बी का रिलेशन बी के साथ नहीं है, सी का रिलेशन सी के साथ नहीं है, इसका मतलब ये तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। सिमेट्रिक की बात करते हैं, सिमेट्रिक हो सकता है क्या, ए का रिलेशन बी के साथ होता है तो उस रिलेशन में बी का रिलेशन ए के साथ भी होना चाहिए, यानी कि एलिमेंट्स बी कोमा ए भी आना चाहिए, पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। क्या ये ट्रांजिटिव है,
क्या ये ट्रांजिटिव है? मैंने आपको कंडीशंस बताई थी कि ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का रिलेशन सी के साथ, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब जाके अपन ए और सी को ढूंढेंगे। अगर वो नहीं दे रखा है तो ये हमेशा ट्रांजिटिव होगा। इसका मतलब ये रिलेशन कैसा है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर डी ऑप्शन लगा के आते हैं और नेगेटिव मार्किंग कर देते हैं। तो ये रिलेशन कैसा है? ट्रांजिटिव रिलेशन है बेटा, ध्यान से करना। आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चंस और करते हैं, फिर उसके बाद अपन आएंगे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर पे जिसका नाम है फंक्शन। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। R1 और R2 दो इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन सेट ए। सेट ए में R1 R2 दो रिलेशन है। अब यहाँ पर ऑप्शन पढ़ो, मैं आपको इसको पहले ही बता चुका हूँ, आप जहाँ भी पढ़ रहे होंगे तो आप यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बताएंगे। R1 इंटरसेक्शन R2 एज एन इक्विवेलेंस रिलेशंस बट R1 यूनियन R2 इज नॉट सो। R1 इंटरसेक्शन R2 तो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, R1 यूनियन R2 इज नॉट। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पर हम कभी श्योर नहीं है। तो इसका मतलब ये तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये वाला आंसर आ जाएगा, क्योंकि R1 इंटरसेक्शन R2 हमेशा एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है अगर यहाँ पर दोनों क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। R1 और R2 दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है सेम सेट में। अभी मैंने आपको ये थ्योरी वर्ड भी बताया था, बोथ R1 यूनियन R2 एंड R1 इंटरसेक्शन R2 इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इसका अपन श्योर नहीं है, क्योंकि R1 इंटरसेक्शन R2 तो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है पर यूनियन वाला नहीं है। ये वाला भी नहीं आएगा क्योंकि ये क्या बोल रहा है? R1 यूनियन R2 एज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ये भी नहीं आएगा। नाइदर R1 यूनियन R2 और नॉर R1 इंटरसेक्शन R2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो ये बोल रहा है इंटरसेक्शन वाला भी नहीं होता है, पर अपन ने तो अभी पढ़ा था कि इंटरसेक्शन जो है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, तो ये भी अपना आंसर नहीं है। तो अपना आंसर अपन ने पहले ही बता दिया, ये है, मैं आपको इसको थ्योरी पार्ट में बता चुका हूँ अभी जस्ट। ठीक है, आगे चलते हैं, फंक्शंस पर आते हैं। फंक्शंस क्या होता है? एक स्पेशल टाइप का एक रिलेशन होता है। आपने अभी अभी पढ़ा होगा कि रिलेशन कैसे होता है, ए से बी में डिफाइन होते हैं। यहाँ पर ये एक ए है, ये बी है। कैसे? ए से बी में एक रिलेशन डिफाइन हो रखा है। तो ये एक फंक्शन कब बनेगा? इसके लिए दो कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस क्या होती है कि सारे ए में जो एलिमेंट्स हैं उनकी हमें इमेज मिलनी चाहिए। यहाँ पर हर एक एलिमेंट्स की क्या होनी चाहिए? अपने पास एक इमेज अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ क्या है कि हर एक एलिमेंट्स की केवल क्या होनी चाहिए? एक ही इमेज आनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर कोई एक वैल्यू मान लीजिए ए है, उसकी सेम वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है? यहाँ पर 1 आ रहा है और यहाँ पर 2 दे रखा है, तो इसकी सेम दो वैल्यूज़ नहीं आ सकती। मतलब x की वैल्यू अगर मैं ये रखता हूँ तो मेरे पास दो वैल्यूज़ नहीं आ सकती कि एक बार 1 आ रही है, एक बार 2 आ रही है। आप वैसे भी सोच सकते हो कि कोई फंक्शंस दे रखा है f(x = xyz) कुछ भी दे रखा है और x की वैल्यू आपने क्या रखी? 1 रख दी, तो इसमें fx की वैल्यू 2 आ रही है। fx की वैल्यू कुछ भी, मतलब दो वैल्यूज़ आ रही हैं, कोई 5 भी आ रही है, कोई 6 भी आ रही है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि x की वैल्यू 1 दे रखी है, तो एक ही वैल्यू यहाँ पर आनी चाहिए, तभी वो फंक्शंस डिफाइन होता है, तभी वो फंक्शंस होता है पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पर अपन दो कंडीशंस होती है। ईच प्री इमेज मस्ट हैव एन इमेज। ईच प्री इमेज क्या? ये तो इमेज है, ये प्री इमेज है। ईच प्री इमेज मस्ट हैव एक इमेज, मतलब यहाँ पर अगर मैंने कोई एक एलिमेंट्स ले लिया, मान लीजिए ये P, और इसको छोड़ दिया ऐसे, इसकी इमेज अवेलेबल नहीं है, तो ये रिलेशन जो है ये फंक्शंस नहीं कहलाएगा। ये एक रिलेशन तो हो सकता है पर ये फंक्शन नहीं होगा, इट इज़ नॉट अ फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसकी इमेज अवेलेबल नहीं है। अब तो ये इमेज, ठीक है, और क्या दे रखा है? हर एक एलिमेंट्स की केवल एक ही इमेज पॉसिबल है। इस तरीके से आप नहीं कर सकते कि अब यहाँ पर दो एलिमेंट्स की सेम इमेज हो सकती है क्या? अब जैसे इस तरीके से दे रखा, उसने क्या बोला? एक एलिमेंट्स की सेम दो इमेज नहीं हो सकती, जैसे ये, पर क्या दो एलिमेंट्स की सेम इमेज हो सकती है? ये वाली चीज़ तो पॉसिबल है ना, ये वाली चीज़ पॉसिबल है कि दो एलिमेंट्स की सेम इमेज हो सकती है, पर एक ही एलिमेंट्स की दो सेम इमेज नहीं हो सकती, तभी वो फंक्शन कहलाएगा। इस तरीके से यहाँ पर सिर्फ दो कंडीशन होती है। कोई सा भी रिलेशन, कोई फंक्शंस कब होता है? जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि यहाँ पर कोई छूटना नहीं चाहिए और हर एक की केवल एक ही इमेज आनी चाहिए। ठीक है, बात इतनी सी है। तो अपन यहाँ पर पढ़ते हैं आगे। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है इसमें? डोमेन एंड रेंज होती है। डोमेन क्या होता है?
डोमेन होता है, सिंपल सी बात है, अपन ने ये बहुत पहले भी पढ़ा हुआ है। कोई भी फंक्शन दे रखा है y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू, उसमें x की वैल्यू जो हम रख सकते हैं, x की वैल्यू पॉसिबल वैल्यू जो हम रख सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल बताया, इसमें एलिमेंट्स ऑफ a जितने भी होंगे, एलिमेंट्स ऑफ ए जितने भी होंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना, एक और चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 इन सब की तो क्या है, प्री इमेज अवेलेबल है, पर यहाँ पर 6 भी दे रखा है, यहाँ पर 7 भी दे रखा है, इनकी प्री इमेज अवेलेबल नहीं है, तो भी क्या ये एक फंक्शन होगा? तो यहाँ पर कोई कंडीशंस नहीं है कि ये छूट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बस ये चीज़ मैंने आपको क्यों बताई, इसका अभी मैं आपको रीज़न बताऊंगा जब अपन रेंज पढ़ेंगे। क्योंकि ए के एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं बेटा, ए में जितने भी एलिमेंट्स कहलाते हैं वो मेरे पास क्या कहलाते हैं, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, और बी के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो मेरे पास क्या कहलाते हैं, को डोमेन ऑफ फंक्शंस। क्या कहलाते हैं ये डोमेन होता है मेरे पास ए, और बी क्या होता है, को डोमेन होता है। तो रेंज क्या होगी सर, रेंज होती है बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनकी प्री इमेज अवेलेबल, क्या बोला मैंने, जिनकी प्री इमेज आ रही है वो कहलाएगा मेरे पास रेंज। तो कोडोमेन और रेंज में छोटा सा फर्क क्या होता है कि ये जो 6 और 7 है जिनकी प्री इमेज अवेलेबल नहीं है वो कोडोमेन में तो आएंगे पर रेंज में नहीं आते हैं। इसका मतलब वो रेंज में नहीं आएंगे पर कोडोमेन में आएंगे। इतनी चीज़ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है इसके अंदर। कोडोमेन क्या होगा, बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब, बी जो दे रखा है वो पूरा ही कोडोमेन। रेंज क्या होगा, जिनकी प्री इमेज अवेलेबल है, यानी कि जो वैल्यूज हमारे पास आएगी एफ की। ठीक है, अब निकालने के क्या तरीके होते हैं उन सबको अपन पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, रियल वैल्यूड फंक्शंस एफ ए से बी में एक फंक्शन डिफाइंड है, फंक्शन देन सेट ए, ऑल द सेट ऑफ ए, ए में जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या कहलाते हैं मेरे पास, डोमेन ऑफ द फंक्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, डोमेन ऑफ द फंक्शंस कहलाते हैं। आगे चलते हैं, फंक्शन ऑल परमिसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज रियल द डोमेन ऑफ द फंक्शंस। जैसे मान लीजिए कोई भी फंक्शन दे रखा है आपको, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और क्वेश्चन में पूछा है कि इसका डोमेन क्या होगा, तो x की वो सारी वैल्यूज जो आप इसमें रख सकते हो, x की वो सारी वैल्यूज जो आप इसमें रख सकते हो वो सब क्या कहलाती है, इसका डोमेन कहलाती है। अब आप सोचोगे कि यहाँ पर क्या क्या रख सकते हैं, तो x की वैल्यू आप कुछ भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फर्क कहाँ पड़ता है, वही अपन अब सीखने वाले हैं कि डोमेन कैसे कैसे चेंज हो जाता है, डोमेन अलग अलग कैसे आता है। तो यहाँ पर तो आप इसका डोमेन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r, x की कोई सी भी रियल वैल्यू आप यहाँ पर रख सकते हो, x बिलोंग्स टू r हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो डोमेन क्या हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। अब अलग अलग कैसे आता है वो अपन एग्जांपल से समझेंगे। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है कि इसका डोमेन निकालना है मुझे। आपको ये चीज़ मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ और आपको पता भी है कि कोई भी एक फंक्शन दे रखा है उसका डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्या बोला मैंने, आपको पता है कि 1/0 नॉट डिफाइंड है, तो जहाँ जहाँ पर डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा उन सब वैल्यूज़ को हम हटा देंगे, बाकी x की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं। आप जब भी डोमेन का क्वेश्चन आए तो आप ये सोचना कि हम x की वैल्यू यहाँ पर क्या क्या रख सकते हैं, तो आप यहाँ पर क्या क्या x की वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सिर्फ वो वैल्यूज़ को आप हटा दीजिए जहाँ पर ये डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो ये 0 कहाँ का होगा, एक तो x - 1 है, x इक्वल्स टू 1 पर, एक तो ये 0 कहाँ हो रहा है, x इक्वल्स टू 1 पर, और दूसरा ये कहाँ पर 0 हो रहा है, x + 3 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल्स टू -3। तो r माइनस आप सारे रियल वैल्यूज रख सकते हैं और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है सारी रियल वैल्यूज माइनस क्या क्या नहीं रख सकते, एक तो -3 नहीं रख सकते, एक 1 नहीं रख सकते, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, r माइनस -3 से 1। ठीक है, और क्या क्या तरीके होते हैं, देखो मैं आपको यहाँ पर एक चार्ट में समझाता हूँ कि क्या क्या तरीके होते हैं। एक तो अगर डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यूज दे रखी है, जैसे मान लीजिए दो फंक्शंस दे रखे हैं f(x/gx), आपको जैसे अभी वाला एग्जांपल लिया था ना 1/x - 3 x माइनस वो वाला, तो gx नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। जहाँ जहाँ पर gx नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन। ठीक है, एक आती है रूट वाली वैल्यू। रूट के अंदर क्या दे रखा है, आपको फंक्शन दे रखा है कुछ भी, मान लीजिए x² - 1 x प्लस कुछ भी फंक्शंस दे रखा है, आपको sin x भी दे रखा है, तो जो अंदर दे रखी है वैल्यू वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, f(x) > 0 होना चाहिए।
आपको पता है अगर इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो वो नॉट डिफाइंड हो जाती है, वो कहाँ चला जाता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है, ठीक है, अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यूज आ रही है। तो इस तरीके से अपन ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में अपन ने पढ़ा था कि डोमेन क्या होता है, जैसे साइन इनवर्स एक्स है उसका डोमेन क्या होता है -1 से x की वैल्यू कहाँ से कहाँ रख सकते हैं अपन, -1 से +1 के बीच में ही रख सकते हैं। वैसे ही cos इनवर्स x है वो सब अपन ITF में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जब डोमेन की बात करेंगे तब पढ़ेंगे कि वहाँ पर क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो अपन ने क्या समझा, अगर डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है तो वो 0 नहीं होनी चाहिए, रूट है तो रूट कहाँ है, पॉजिटिव में ही डिफाइन होता है। और जो स्पेशल फंक्शंस होते हैं उन सब में भी वाली बात होती है, जैसे log ऑफ x है, log x में x की वैल्यू जो होनी चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, x ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर x की जगह कोई फंक्शन भी आ गया, x की जगह कुछ और आ गया, x स्क्वायर -3x, तो आप यहाँ पर x की जगह क्या कर दोगे, x स्क्वायर -3x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं x की जगह क्या कर देता हूँ, fx कर देता हूँ, log ऑफ fx, और fx की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, fx ग्रेटर देन 0, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे फंक्शन जो आप पहले भी पढ़ चुके हो उन पे ध्यान रखना। log ऑफ fx में ये जो वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ये वाली वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, जो बेस आ रहा है, बेस में भी अगर उसने कोई फंक्शन दे रखा है तो वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। और बेस आपको पता है कि लॉगरिथम में नॉट इक्वल्स टू 1 होता है। इस तरीके से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप कोई भी फंक्शन दे देगा बड़ा सा, उसमें वो पूछ लेगा कि यहाँ पर इसका डोमेन बताओ, तो डोमेन अपन देख लेंगे कि x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं। अगर ऐसा आएगा तो डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल्स टू 0 कर दो, रूट वाली वैल्यू आएगी तो वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, लॉग आ गया तो यहाँ पर ये पॉजिटिव होना चाहिए। और जो आपने पहले पढ़ रखा है कि ये वाली वैल्यू जो बेस आएगा वो क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और इसकी वैल्यू 1 नहीं आनी चाहिए। इस तरीके से वो क्वेश्चन कई सारे पूछेगा। अगर 2-3 फंक्शन दे रखे हैं, जैसे मान लीजिए एक फंक्शन दे रखा है fx + gx प्लस एंड सो ऑन, इस तरीके से दे रखा है, इक्वल्स टू 0 दे रखा है, तब इसका डोमेन क्या होगा, आप इसका डोमेन निकालेंगे, मान लीजिए वो आया D1, इसका डोमेन निकालेंगे वो आया D2। तो आपको जो ये फंक्शन दे रखा है कंप्लीट, उसका डोमेन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, D1 और D2 के डोमेन का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, कॉमन पार्ट क्या आ रहा है वो आ जाएगा इस फंक्शन का डोमेन। मान लीजिए ये कुछ hx दे रखा है, 0 ना होके ये hx दे रखा है आपको ऐसे। अब ये ट्रिगो वाले फंक्शंस भी हो सकते हैं, लॉगरिथम हो सकता है, ये रूट वाला वैल्यू हो सकती है। इस तरीके से आपको 2-3 अलग अलग फंक्शंस दे रखे हैं, तो आप सबका डोमेन निकालो अलग अलग, फिर सबका क्या कर दो, इंटरसेक्शन निकाल दो। आगे चलते हैं, अब क्वेश्चंस करते हैं अपन। जैसे यहाँ पर मान लीजिए cos इनवर्स दे रखा है। अब cos इनवर्स के अंदर जो भी वैल्यू होती है ना वो -1 से +1 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखना ये जो है √1 प्लस जो वैल्यू आ रही है अपने पास वो -1 से +1 के बीच में होनी चाहिए। अंडर में 1 + 2x² अपॉन 1 + x², ये कहाँ से कहाँ जानी चाहिए, -1 से +1 के बीच में होनी चाहिए। अब दो इनइक्वलिटी आ रही है, दोनों इनइक्वलिटीज़ को अलग अलग सॉल्व करेंगे। चलो फटाफट से करते हैं, पहले इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। तो -1 अंडर में 1 + 2x² अपॉन 1 + x²। अब यहाँ ध्यान देना, कई बार आप इनइक्वलिटीज़ को सोल्व करें तो ध्यान रखें, बस एक बार फंक्शंस की तरफ निगाह मारेंगे, आप देखेंगे ऊपर वाली वैल्यूज तो रूट में आ रही है, पॉजिटिव ही आएगी हमेशा। आप x की वैल्यू कुछ भी रख दो, अंडर में 1 + 2x² है। नीचे देखो डिनोमिनेटर में भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, 1 + x², हमेशा क्या होगा, 1 से तो बड़ा ही जाएगा। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये x की आप कोई सी भी वैल्यू रख दो, x की आप कुछ भी वैल्यू रखोगे ये हमेशा ग्रेटर देन -1 होगा। यहाँ पर x की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, तो यहाँ तो x बिलोंग्स टू r आ गया, ठीक है। इस वाले से आया है, ध्यान रखना, मतलब इसको निकालने की ज़रूरत भी नहीं थी। यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ रही है, x की कुछ भी वैल्यू रखो आप, ये हमेशा डिफाइंड है। इधर आ जाओ, इधर वाले की बात करते हैं, यहाँ से हमें पता लगेगा कि x की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं। आ जाइए, √1 + 2x² अपॉन 1 + x² लेस देन इक्वल्स टू 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है। √1 + 2x² लेस देन इक्वल्स टू 1 + x²। अब क्या करूँ, रूट में तो अपन कंपेयर कर नहीं सकते, तो अपन ने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया। देखो इस वाले को तो अपन ने सोल्व कर दिया, यहाँ तो x की वैल्यू कोई सी भी रखो हमेशा डिफाइन है, अपन यहाँ चेक कर लेते हैं। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया, इधर आ जाएगा 1 + 2x² और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनइक्वलिटी का साइन एज इट इज, यहाँ आ जाएगा 1 + x² का होल स्क्वायर, जो कि होती है वैल्यू x⁴ + 2x² + 1। तो यहाँ पर क्या आ रही है वैल्यू, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 से 1 गया। मेरे पास क्या आ रहा है, x⁴
ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्या x की पावर 4 हमेशा जीरो से बड़ी होगी? आपको पता है कि इवन पावर है, ये हमेशा पॉजिटिव होती है। x की पावर 4 हमेशा, x की आप कोई सी भी वैल्यू लो, माइनस में लो, आप नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 कुछ भी वैल्यू लेंगे, ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा। यानी कि x की वैल्यू आप यहाँ पर कुछ भी रख सकते हो। x बिलोंग्स टू r, इसका डोमेन आ गया। डोमेन मतलब x की वैल्यू आप क्या रख सकते हैं, वो कितना आ रहा है, r आ जाएगा। चलें आगे की बात करते हैं। अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स x माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर दो फंक्शन आ गए, तो बात वही आ गई। आप क्या करेंगे, इसका डोमेन निकालेंगे, इसका डोमेन निकालेंगे, दोनों में क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन कर देंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसका डोमेन निकालेंगे और इस वाले का डोमेन निकालेंगे। चलो, साइन इनवर्स x माइनस 3, पहले इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर अंदर जो भी वैल्यू दे रखी होती है वो क्या होनी चाहिए, -1 से +1 के बीच में होनी चाहिए, -1 से +1 के बीच में होनी चाहिए। तो ठीक है, अब x की वैल्यू निकालनी है ना अपने को, तो x कैसे आएगा, आप 3 ऐड कर दो दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 3 - 1, ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा कितना, 3 और 1 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 2 से 4 के बीच में। तो यहाँ से इस वाले फंक्शन से क्या आया मेरे पास, साइन इनवर्स x माइनस 3 से मेरे पास क्या आया, x की वैल्यू 2 से 4 के बीच में आ रही है। तो आगे अब अपन क्या करेंगे, रूट वाली वैल्यूज़ को डिफाइन करेंगे। रूट वाली वैल्यूज़ क्या है, अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने आपको क्या बताया था कि रूट के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर को आप क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी। क्या गलती कर दी, मैंने इक्वल्स टू 0 लगा दिया। इसको नहीं लगाना था। क्यों नहीं लगाना था, क्योंकि अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर कहाँ आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो यहाँ पर आप इक्वल वाला साइन हटा देंगे। क्या कर देंगे, ये इक्वल्स टू 0 भी नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। छोटी छोटी चीज़ें पर बहुत काम की। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0। तो x माइनस 3 और x प्लस 3 क्या आ जाएगा, लेस देन 0। तो यहाँ पर दोनों चीज़ आ रही है, एक तो रूट भी आ रहा है और डिनोमिनेटर भी आ रहा है। तो ध्यान रखेंगे कि ये ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए और नॉट इक्वल्स टू 0 भी होना चाहिए। तो अपन ने क्या करा, इनइक्वलिटी में इक्वल टू साइन हटा ही दिया, पहले से ही हटा दिया। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू कितना आ रहा है बेटा, ये आ रहा है मेरे पास -3 से +3। अब मैंने आपको क्या बताया था, आप फंक्शन निकालेंगे, एक फंक्शन का डोमेन आ जाएगा मेरे पास D1 और दूसरे फंक्शन का डोमेन आ रहा है मेरे पास D2। तो मैं इस फंक्शन जो मेरे को दे रखा है fx, उसका डोमेन क्या आ जाएगा, D1 इंटरसेक्शन D2। तो आप क्या करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, D1 इंटरसेक्शन D2। तो ये निकालना आता है आपको, D1 इंटरसेक्शन D2। डोमेन क्या दे रखा है, एक तो 2 से 4 तक दे रखा है। तो अपन क्या करते हैं, नंबर लाइन बना देते हैं। नंबर लाइन बना दी, ठीक है। क्या क्या वैल्यूज चाहिए मुझे, यहाँ पर आ रहा है मेरे पास 0, ये आ रहा है -3, ये आ रहा है मेरे पास 2, 3 और ये आ रहा है मेरे पास 4। अब आइए एक एक करके दोनों का डोमेन देखते हैं। ये कह रहा है 2 से 4 के बीच में रहना चाहिए, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 से 4 के बीच में, ठीक है। इनइक्वलिटी का साइन है और क्लोज ब्रैकेट है, तो 2 और 4 भी इंक्लूड कर दिया अपन ने। ये कह रहा है -3 से +3 के बीच में, -3 से +3 के बीच में। तो देखो कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, ये वाला 2 से 3 के बीच में। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू, क्या क्लोज ब्रैकेट आएगा 2 पे, बिल्कुल आएगा, क्लोज ब्रैकेट 2 और ओपन ब्रैकेट 3। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा बेटा, 2 से 3। तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 से 3। देखो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर इनइक्वलिटी में इक्वल्स नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर इक्वल्स टू लगा दिया तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा, जो कि हो जाएगा हमारे पास डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा आपके पास, फिर वो डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि रॉन्ग आंसर है, और फिर आपके क्या हो जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। चलें आगे की बात करते हैं। एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन। यहाँ पर आपको क्या निकालना है, इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। तो कितने सारे दे रखे हैं यहाँ पर, एक फंक्शन ये दे रखा है, एक फंक्शन मुझे ये दे रखा है। मैंने आपको क्या बताया कि लॉगरिथम में जब भी आप फंक्शंस आएगा तो उसमें x की वैल्यू क्या रखेंगे, हमेशा पॉजिटिव रखेंगे।
और उसके अलावा जैसे जैसे फंक्शंस अपन पढ़ते जाएंगे, जैसे ITF चैप्टर है उसमें अपन डोमेन देखेंगे कि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है। तो एक्स की जगह कोई फंक्शन भी आ जाए, साइन इनवर्स जैसे अभी अपन ने क्वेश्चन देखा एक्स स्क्वायर रूट वाली वैल्यू आ रही है, तो भी उसको आप क्या करेंगे -1 से +1 सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये वाले क्वेश्चंस पर आते हैं। सबसे पहले तो 4 - x² जो है वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए -2 और +2। क्या करा मैंने, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -2 और +2 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब डिनोमिनेटर कहाँ कहाँ 0 हो रहा है उन सबको मैंने हटा दिया। आगे चलते हैं, डोमेन निकालना सीख रहे हैं। डोमेन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर वो x की वैल्यूज को अपन रख सकते हैं। जब भी डोमेन का क्वेश्चन आप ऐसे सोचना कि x की वैल्यू अपन क्या क्या रख सकते हैं, क्या क्या रख सकते हैं, ये तो नहीं रख सकते तो वो हटा देंगे रियल नंबर में से। आगे आ जाइए, log ऑफ बेस में 10 x³ - x। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, लॉगरिथम में जब भी वैल्यूज आती हैं तो जो अंदर वाली वैल्यूज है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि x³ - x जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अपन ने क्या किया, यहाँ से x कॉमन ले लिया, बचेगा क्या मेरे पास, x² - 1। ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो x -1 और x + 1 ग्रेटर देन 0। अब ये आ गया, अब ये इनइक्वलिटी है, इसको सॉल्व करना आपको आता है। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, नंबर लाइन बना देंगे। नंबर लाइन में कहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन, +1 से। ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा -1। कहाँ कहाँ पे 0 हो रहा है, क्रिटिकल पॉइंट्स। 1 आ जाएगा, यहाँ से -1 आ जाएगा और यहाँ से 0 आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपन प्लस माइनस प्लस और माइनस। मुझे क्या चाहिए, प्लस वाला चाहिए। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा बेटा, x बिलोंग्स टू आ जाएगा मेरे पास, एक तो -1 से 0, -1 से 0 ओपन ब्रैकेट आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर इनइक्वलिटीज़ में इक्वल साइन नहीं है। ठीक है, एक तो आ जाएगा -1 से 0 यूनियन और 1 से इनफाइनाइट। ठीक है, तो अपन ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन में क्या क्या देखना है मुझे कि x की वैल्यू -2 से +2 नहीं होनी चाहिए और x बिलोंग्स टू ये होना चाहिए। यहाँ से तो सिर्फ x बिलोंग्स टू, यहाँ से डोमेन क्या आया बेटा, x बिलोंग्स टू R -2 और +2। दोनों तरीके से लिख सकते हैं अपन, x बिलोंग्स टू R -2 और +2, मतलब -2 और +2 पे दोनों पे ये क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा, यहाँ से -1 से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो इन दोनों का आप क्या करेंगे, इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। इंटरसेक्शन के लिए बस क्या है, -2 और +2 वाली वैल्यूज़ को हमें हटाना है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, -1 से 0। ठीक है, -1 से 0 कहाँ कहाँ आ रहा है, इस पे आ रहा है और इस पे आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। आगे क्या करेंगे अपन, 2 हटाना पड़ेगा। देखना, इसमें से अपन क्या कर देते हैं, 2 हटा देते हैं। -2 तो आ नहीं रहा है इसमें भी, यहाँ पर 2 आ रहा है। तो 1,2 और यूनियन क्या आ जाएगा, 2, इन्फिनिटी। अब अपन ने क्या कर दिया, इसमें से 2 हटा दिया। अपन ने क्या किया, दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया। तो इस दोनों का डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन क्या हो जाएगा कंप्लीट, -1 से 0 यूनियन 1 से 2 और 2 से इन्फिनिटी। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन 2। ठीक है, इसके अलावा जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको डोमेन निकालने के कुछ कुछ और तरीके होते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। तो अगर डिनोमिनेटर में रूट भी आ गया तो फिर क्या करेंगे अपन, इसको सिर्फ ग्रेटर देन 0 लगा देंगे, अभी अपन ने पढ़ा। और अगर log x आ रहा है तो उसमें x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। मान लीजिए आपको ऐसा कुछ दे रखा है, जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो इस तरीके से आएंगे, fx और यहाँ पर आ जाएगा अपने पास gx। मैंने आपको क्या बताया, ये पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये लॉगरिथम में क्या आ रहा है मेरे पास, gx आ रहा है। gx की वैल्यू जो है हमेशा ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए और gx की वैल्यू कभी भी 1 के इक्वल नहीं आनी चाहिए। तो ये सब फंक्शंस आपने जब लॉगरिथम पढ़ा होगा सबसे बेसिक मैथ्स में, तब भी आपने ये चीज़ें वहाँ पर ऑब्जर्व की होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए अपन कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पर कोई एग्जांपल ले लेते हैं। इस तरीके से आपको fx दे रखा है, अंडर रूट में दे रखा है आपको 4 - x² और ऊपर दे रखा है मुझे 2 - x। इसको 2 - x ना करके 12 - x कर देते हैं। 12 - x दे रखा है, नीचे दे रखा है अंडर रूट 4 - x²। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज रहेगी ना बेटा, हमेशा वो पॉजिटिव होनी चाहिए।
डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो भी नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, हम दोनों इनइक्वलिटीज़ को साथ में सोल्व करेंगे, 4 माइनस एक्स स्क्वायर जो होगा वो इक्वल्स टू 0 आएगा। अब आप कहोगे सर न्यूमरेटर वाली कहानी, अब यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या है, एक लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन में आप x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, यानी कि ऊपर वाले के लिए तो मेरे पास x बिलोंग्स टू r ही होगा, तो ऊपर वाले के लिए मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ मुझे किसके लिए चेक करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर के लिए चेक करना पड़ेगा। तो अपन वहाँ से चेक कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 क्या आ गया, लेस देन 0। देखो इक्वलिटी वाला साइन, इक्वल साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में वैल्यूज दे रखी है। अगर सिर्फ ये इतना होता, सिर्फ √4 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा होता, तो अपन इक्वल्स टू 0 भी यूज करते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 2 और x प्लस 2 क्या हो गया, लेस देन 0। तो x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा बेटा, -2 से +2। न्यूमिनेटर मेरे से कह रहा था कि x बिलोंग्स टू r, डिनोमिनेटर कह रहा है x बिलोंग्स टू -2 से +2। तो अपन कौन सा वाला लेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। तो कई बार ऐसा लीनियर फंक्शन आ रखा है, अगर ऊपर क्वाड्रेटिक फंक्शन आ रखा है तो उन सबको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे एक और क्वेश्चन मान लीजिए मैंने f(x) इक्वल्स टू दे लिया कि 1/x² -5x + 6, कोई क्वाड्रेटिक दे रखी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर x की वो वैल्यूज को हटा देंगे जहाँ पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। तो ये डिनोमिनेटर कहाँ पे 0 हो रहा है, वो अपन फैक्टराइज करके पता करेंगे ना। अब ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सोच रहे हो कि सर ये क्या क्वेश्चन बता रहे हो, पर इसका एक रीज़न है। x - 3 और x - 2 हो गया, यही आएगा फैक्टर। तो इसमें अपने पास डोमेन क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू r - 2, 3 आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, r - 2, 3 अगर fx दे रखा है मुझे इस तरीके से 1/x² + x + 1, तब अपन क्या करेंगे, अब इसके फैक्टर तो हो नहीं रहे, इसके फैक्टर भी नहीं हो रहे, तो अपन जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी डिनोमिनेटर में तो अपन चेक करेंगे कि क्या ये 0 हो सकता है। तो यहाँ पर एक स्पेशल टाइप की कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, जैसे यहाँ पर दे रखी है जिसमें फैक्टर नहीं बन रहे हैं। फैक्टर नहीं बन रहे का मतलब क्या है कि यहाँ पर इसके कोई रियल रूट्स ही नहीं पॉसिबल है, यहाँ पर इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है, यानी कि ये कभी भी 0 नहीं होगी। कोई भी x की वैल्यू आप यहाँ पर रखोगे ये कभी भी 0 नहीं होगी। ऐसा मैं कैसे कह पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा इस डिनोमिनेटर की वैल्यूज, डिस्क्रिमिनेंट निकाला मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है मेरे पास, डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है इसका, डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है b² - 4, इसे करेंगे 1 - 4 यानी कि -3। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है बेटा, नेगेटिव आ रहा है। तो जब भी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है इसका मतलब इसके रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये कभी भी 0 नहीं हो सकती और कभी भी 0 नहीं हो सकती। इसका मतलब यहाँ पर डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा, तो अपनी टेंशन ही खत्म हो गई, टेंशन खत्म हो गई। इसका मतलब x बिलोंग्स टू यहाँ पर कितना आ जाएगा, r आ जाएगा। तो इसी टाइप के कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब क्या होगा, मेन क्वेश्चंस क्या होगा, इन सबको मिला के बता दे। तो डोमेन निकालने के लिए अपन इस तरीके से पर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, थैंक यू।